सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो इसके बारे में पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे यूएसएसआर, पहले दो पावर्स थी वर्ल्ड में, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो जैसे ही यूएसएसआर ख़त्म होता है तो उसके बाद जो दुनिया है वो यूनिपोलर बन जाती है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर रहती है, वो है अमेरिका। तो अमेरिका के बाद ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है या ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की जगह ले सकती है, अमेरिका को टक्कर दे सकती हैं? ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑर्गेनाइजेशन बनाए और बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकती हैं। उन्हीं को कहते हैं हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें अपना इंडिया भी शामिल है। ठीक है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एशियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जो कि अमेरिका के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। और इसमें एक टॉपिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए बनाए जाते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अब आप ही लोग बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए जाएंगे। जाहिर सी बात है, ना टेररिज्म फैलाने के लिए, ना कोई मतलब वॉर के लिए। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वर्ल्ड में पीस बनी रहे, पीस मेंटेन रहे। ठीक है, सभी लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सके, सभी कंट्रीज में कहीं पे वॉर ना हो, इसलिए बनाया जाता है। और लोग एक देश दूसरे देश को फाइनेंशियल सपोर्ट करे, पॉलिटिकल सपोर्ट करे, इकोनॉमिक सपोर्ट करे, एक दूसरे के कल्चर का सपोर्ट करे। तो बस इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। तो यही इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। किसी भी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यही सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। आप इसको भी लिख सकते हो और अलग से भी आप उनके क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हो। तो चलिए अभी हम अपने जो MCQs हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एशियान स्टैंड्स फॉर। एशियान की फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को पता होगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा हुआ है, इन जनवरी 2007 द टू कंट्रीज दैट ज्वाइंट EU वर। यानी ऐसी कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जो कि 2007 में EU को ज्वाइन करती हैं? तो वो दो कंट्रीज़ हैं बुल्गारिया और रोमानिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एशियन वो एस्टैब्लिश। तो इसकी भी डेट काफ़ी बच्चों को याद होगी। इसकी डेट है 1967। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द UN इज। UN के बजट में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए जापान। अच्छा, अगर इसमें पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा यानी फर्स्ट नंबर पर कौन कंट्रीब्यूट करता है UN बजट में, तो वो कौन सा है? सबको पता होगा, USA, अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज फाउंडेड इन 1958 बाय। यानी कि जब आपने EU का फॉर्मेशन पूरा पढ़ा होगा, किस तरीके से मार्शल प्लान से धीरे धीरे करके पार्लियामेंट बनती है, उसके बाद लास्ट में जाके 1992 में वो EU इस्टेब्लिश होता है। तो उससे पहले एक मार्शल प्लान के अंडर ही एक काउंसिल बनाई गई थी जो OEC है, उसकी डेट याद कर लेना। एक इसकी डेट याद कर लो EEC की। ये कब बना था? ये बना था 1958 में। कब बना था EEC? 1958 में बना है। और हमारा OEEC कब बना था? ये बना था 1948 में। तो ये दोनों डेट याद कर लेना। अगर फॉर्मेशन आता है यूरोप का तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो इसका। तो जो EEC है वो कितनी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था? वो बनाया था 6 कंट्रीज़ ने मिलकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओहो वाजी वाह, अगला क्वेश्चन OEC के बारे में ही आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता ही दिया मैंने पहले ही। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948। व्हेन वाज द यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश। यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इसका भी आंसर मैं बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 1992। तो राइट ऑप्शन हो क्या हो इसका? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट होगा। व्हेन वाज द एशियन रीजनल फॉर्म इस्टेब्लिश। एशियन रीजनल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ था? आप एक क्वेश्चन कर चुके हो कि एशियन कब इस्टेब्लिश हुआ था। वो हुआ था 1967 में।
और एक क्वेश्चन आएगा एशियन रीजनल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1994 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश, तो ये इसकी डेट होगी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फोर मॉडर्नाइजेशंस इन चाइना। चाइना में यानी कि मॉडर्नाइजेशंस के लिए 4 तरह की चीज़ें किसने बताई थी, ये बताया था तुम्हारा जाऊ एनलाई। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। याद है ना इसने कौन कौन सी चीज़ें बताई थी, कि इसने बोला था कि अगर चाइना में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब पर फोकस कर लो तो चाइना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एशियन वे। एशियन वे किसे कहते हैं या व्हाट इज़ एशियन वे, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ऐसे एमसीक्यू भी आ सकता है। तो एशियन वे जब भी आएगा तो उसमें 2 चीज़ें, 2 वर्ड याद रख लेना, एक तो इनफॉर्मल और एक कोऑपरेटिव, ठीक है, इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव, ये 2 वर्ड याद कर लेना। तो इसमें देखो ऑप्शन में कहाँ पर इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव है, तो द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग एशियन मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।